सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ऑर्गन इन चिप्स। ये एक अच्छा टॉपिक निकल कर आया है। व्हाट बेसिकली इज ऑर्गन इन चिप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ऑर्गन इन चिप्स इज़ नॉट लाइक कि वो पोटैटो वाला चिप्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो एक देखो ये टॉपिक है ई वेस्ट को लेके है। इट्स अ ई वेस्ट रूल। देन देर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज रिलेटेड, अब इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। वी विल डिस्कस अबाउट रमन इफेक्ट, वी विल डिस्कस अबाउट रमन इफेक्ट एंड नेशनल साइंस डे। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, एंड ये एक टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है। एंड देन ऑर्गन ऑन चिप्स, दिस टॉपिक ये भी साइंस टेक का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। सो देखो, अभी व्हाट आई एम डूइंग इज एक्सप्लेनर और एडिटोरियल सीरीज का एक ये पूरा सेशन है। आई विल ऑल्सो क्रिएट वन वीडियो, अदर वीडियो ऑल्सो, जिसमें स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आती है वो सेपरेटली आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम टुडे ओनली। तो आप लोग उसको देख लेना, अराउंड 12:30 तक आपका वो आ जाएगा वीडियो। तो उसमें ओनली द प्रीलिम्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट है दैट विल बी देयर। प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पब्लिश हुई हैं, क्योंकि देखो इनके लिए एक अलग फोकस होता है, और एडिटोरियल्स है, एक्सप्लेनर सीरीज है, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, और प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट है। तो उसके लिए प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट निकालना है जो आपके लिए काम रहे। तो आज से 12:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम इस सेशन में एडिटोरियल्स और पूरा जो एक्सप्लेनर सीरीज के टॉपिक्स हैं एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन भी आज टुडे आई विल प्रोवाइड। तो ई वेस्ट है, नेशनल साइंस एंड रमन इफेक्ट है, एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, एंड ऑर्गन ऑन चिप्स है। तो ई वेस्ट क्या है ये डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट का टॉपिक है, दिस इज साइंस टेक टॉपिक। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में, दिस इज IR टॉपिक, एंड दिस इज एक्सीलेंट टॉपिक ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू इनोवेट थिंग्स ऑल्सो, कि अब थोड़ा स्लाइड में भी चेंजेस हुए हैं। आपको PDF भी अवेलेबल रहेगा, PDF और माइंड मैप्स दोनों आई एम प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो गूगल ड्राइव की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, उसमें आपको क्लिक करना है। फ्रॉम देयर यू विल गेट द PDF एंड माइंड मैप्स। ठीक है, तो जो कल के सेशन का माइंड मैप है वो आज आई विल अपलोड। साथ में जो ये रॉ PDF है वो आप डायरेक्टली डाउनलोड उससे कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें उसमें कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तो उससे आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो उस गूगल ड्राइव के लिंक से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैंने लाइक आई हैव पुट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो गूगल ड्राइव की लिंक, एंड ऑल्सो आपका कमेंट सेक्शन में भी वो पिंड है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और अपने आंसर को पोस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे करना है। Let's discuss this first topic, that is new e-waste rule। तो इसे हम GS पेपर 3 एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर वी कैन इंक्लूड दिस टॉपिक। तो ई वेस्ट रूल, तो देखो ये क्या है, ई वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे सपोज अर्बनाइजेशन कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है, देन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो एंड यू हैव अ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो। तो अर्बनाइजेशन है, लोग लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, और कंपनीज भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं कि कुछ समय चलेगा फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो ई वेस्ट बहुत ह्यूज जनरेट आपका होता है, और इसलिए इस ई वेस्ट को कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज करें, तो हमने एक रूल 2011 में एक रूल भी लेकर आए थे, जो कि अफेक्ट में 2012 के अंदर आया था। इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट इस रूल का था दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में इसे EPR भी कहते हैं। So what do you mean by extended producer responsibility? Extended producer responsibility, it simply means कि ध्यान समझना, जो extended producer responsibility है, it simply means कि जैसे जो भी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर, मान लो सैमसंग है, उसने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कुछ प्रोड्यूस किया, तो इट्स अ प्रोड्यूसर। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि उस प्रोडक्ट को वो जब वो वेस्ट के रूप में होता है, तो वो किस तरीके से उसको जो वेस्ट के रूप में है उसको भी किस तरीके से मैनेज करता है। सो दैट इज द देयर, इट मीन्स व्हाट, कि जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर एंड सेल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर इज ऑल्सो कि जो वेस्ट है जनरेट हो रहा है उसके प्रोडक्ट की वजह से, उसको भी मैनेज करना। तो ई वेस्ट रूल 2016 जो कि 2018 के अंदर आपका अमेंड भी किया गया था। सो इट ऑल्सो इंक्लूडेड ऑथराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप। इट मीन्स जो भी आपके जो भी
ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे तो उनको ऑथराइज करना कि अच्छा ये लोग हैं, दे कैन कलेक्ट द ई वेस्ट, ये चीज़ आपकी लेकर आई गई थी। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट फर्दर ई वेस्ट रूल को नोटिफाई किया गया, जो कि अप्रैल 1 2023 से इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अप्रैल 1 2023। अब इसमें कई सारी चीज़ें आपकी मेंशन किया गया है। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इट मीन्स व्हाट कि ई वेस्ट के जो ई वेस्ट है, अब ई वेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कौन करता है, दैट इज मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स, जो उसमें कुछ बदलाव कर रहा है, मान लो अपडेट करके रिफर्बिश करके बेच रहा है, हर एक स्टेक होल्डर का रजिस्ट्रेशन, एंड एवरी स्टेक होल्डर विल हैव इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई प्रकार के मैनी फॉर्मल रिसाइकलर्स अंडरटेक एक्टिविटीज, यहाँ पे कई प्रकार के देखा जाए तो कई जो रिसाइकलर्स है, रिसाइकलर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे अब ये ई वेस्ट है, अब ई वेस्ट लेकर गए और इसको इन्होंने रिसाइकिल कर दिया, एंड फिर क्या है कि इस रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी इनफॉर्मल सेक्टर का भी यूज़ है। अब जैसे घरों घरों में आएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आएगा उसको लेकर जाएंगे, कुछ साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल नहीं करेंगे, तो इनफॉर्मल सेक्टर का भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल, ऑल्दो जो इनफॉर्मल सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, तो जो नया रूल्स है उसमें इसे इलीगल के रूप में भी कंसिडर किया कि आप बिना रजिस्ट्रेशन, विदाउट साइंटिफिक प्रोसेस के अगर आप इस तरीके से करते हो, सो इट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑल्सो। तो डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू रूल 2022 में नाउ एड्रेस दीज चैलेंजेस। एक डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच फॉलो किया गया। अब इसमें क्या है कि जो ई वेस्ट वैल्यू चेन है, through a common digital portal may ensure transparency and crucial to the reduce the frequency of paper trading and false trade, practice of falsely revealing 100% collection on paper while collecting or weighing scrap to meet targets। अब देखो इसमें क्या है कि डिजिटलाइज्ड सिस्टम अप्रोच। अब जनरली पहले कैसे होता था कि अगर सपोज करो हमारे ये आया, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ी ले लो, कबाड़ी ले लो, कबाड़ी वाला आया, घर में आया, आपने बोला चलो ये लैपटॉप बेकार हो गया, पूरे तरीके से आपने अपना लैपटॉप बेच दिया। अभी लैपटॉप लेकर गया, अब जो कंपनी है, जिस कंपनी का लैपटॉप, उसकी भी एज पर द ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट कलेक्ट करना इसकी भी जिम्मेदारी है। अब ये क्या करेगा, ई वेस्ट जनरेट, जो भी ई वेस्ट जनरेट है ये लेकर जाएगा, इसमें जो भी चीज़ें वो निकाल लेगा जिसके काम का अनसाइंटिफिक तरीके से करेगा। तो यहाँ पे तो इनफॉर्मल सेक्टर इस तरीके से अगर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑल्सो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, उन्हें जो अपना स्क्रैप का टारगेट मीट करना होता है कि हाँ हमने कलेक्ट कर लिया, तो वो भी वो गलत तरीके से अपना टारगेट ऐसा लिख के कि हाँ हमने इतना टारगेट कर लिया। अब इसमें क्या है कि दे विल फॉलो डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच, मतलब हर एक जो वैल्यू चेन है उसमें जितने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा पेन पेपर से नहीं, इट विल हैव अ डिजिटल पोर्टल और उसके माध्यम से हर चीज़ अपडेट होगी। अब इस स्थिति में जो फॉल्स डेटा है, वो फॉल्स डेटा के माध्यम से अपने टारगेट मीट्स नहीं किए जा सकते। फिर इसमें देखो एक क्रिटिसिज्म ये कहा गया कि देखो इस तरीके का जो अप्रोच है, जिसके माध्यम से जो आप इनफॉर्मल सेक्टर को एकदम से इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे सफाई के लिए भी, जो सफाई हमारे कई करते हैं, मतलब जो चीज़ें पिक करते हैं, उठाते हैं, बोरा में कलेक्ट करते हैं, उनका भी एक रोल रहता है, उनको भी इन्वॉल्व करना, ऐसा कहते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर को पूरे तरीके से अगर आपने आपने छोड़ दिया, यू आर इंक्लूडिंग की जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसमेंटलर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि कई प्रकार की वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है। अगर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं है, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या है, अगर आपने वेरीफाई कर लिया, रजिस्टर कर लिया, पूरा आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, तो सब कुछ फॉर्मल है। इनफॉर्मल आपने ना रजिस्टर किया, ऐसे ही आपने दुकान डाल दी और इधर उधर से वेस्ट कलेक्ट किया, वहाँ पे इकट्ठा किया, फिर उसको जैसे भी हम साइंटिफिक वे में निकाला और उसको सेल किया, तो दिस इज इनफॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इट्स अ फेस ऑफ ई वेस्ट, वी कैन से इनफॉर्मल सेक्टर का जो ई वेस्ट जनरेशन है, फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, ये 95% ऑफ ई वेस्ट इज चैनलाइज टू द सेक्टर। मतलब तरीके से इनफॉर्मल तरीके से लगभग 95% जो ई वेस्ट है ये चैनलाइज किया जाता है। इट्स अराउंड 95% ई वेस्ट आपका चैनलाइज किया जाता है, जो कि बहुत ह्यूज, वी कैन से बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। इट्स अ वेरी बिग नंबर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें जरूर से ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज स्टेटेड कि इफ़ यू वांट कि पूरे तरीके से ई वेस्ट रिसाइकिल करें, तो फॉर्मल सेक्टर को इन्वॉल्व करना ये
जरूरी बन जाता है। एंड ई वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, मतलब ई वेस्ट आप कलेक्ट भी कर रहे हो, उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको अलग करना, जैसे इस अलग करना, सेग्रीगेट करना, रिसाइकिल करना, ये इनफॉर्मल सेक्टर का इसमें एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन अगर पूरे तरीके से जैसे रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी अगर पूरे तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर को दे दिया जाए तो दैट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन चैलेंजेस। सो स्टेजेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ई वेस्ट, क्लस्टर्ड एक्युमुलेशन ऑफ ई वेस्ट, ये अलग अलग जो ई वेस्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हैजार्डस प्रैक्टिसेस नहीं होती है। तो यहाँ पे इस जगह पे इनफॉर्मल सेक्टर का एक रोल हो सकता है रिसाइकलिंग के प्रोसेस में, बिकॉज जब आप जैसे मानो कलेक्ट कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, तो इसमें ऐसा कोई इसमें कोई इतना डिफिकल्टी, बट आप रिसाइकिल जब आप करते हो, रिसाइकिल का मतलब आपने कलेक्ट किया और अपने से ही चीज़ों को निकालना शुरू करते हो, तो वहाँ पे कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होंगे, टॉक्सिक होंगे, जो कि हार्मफुल भी हो सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर का, कि जो कलेक्शन है, सेग्रीगेशन है, इन दो एरिया में इनफॉर्मल सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। रादर रिसाइकलिंग की बात करें तो उसमें फिर जो मोर जैसे रजिस्टर्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, दे कैन बी इन्वॉल्व। जैसे करो संभव, दिल्ली बेस्ड पीआरओ है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंटीग्रेट किया इनफॉर्मल एग्रीगेटर से कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हाईलाइट किया गया कि अगर आप पूरे तरीके से सारे प्रोसेस से इनफॉर्मल सेक्टर को हटा दोगे और 95% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू वी कैन से किस तरीके से हम ई वेस्ट को खत्म कर सकते हैं। स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, तो जो स्टेक होल्डर है दे हैव द राइट इंफॉर्मेशन एंड इंटेंट टू सेफली डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाया जाए, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव किया जाए, स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी इंक्रीज किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, ये प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन होता है उसको देखा जाए, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो नीड टू अडॉप्ट ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ऑल्दो कुछ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स भी है कि हम एक लॉ के माध्यम से भी कई चीज़ें मीट कर सकते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे स्टेप्स लेना जरूरी है, कंज्यूमर अवेयरनेस से लेके, प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके, और जो ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस हैं कि मतलब आप प्रोक्योर कर रहे हो दैट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो ये सब चीज़ें जो है एक एक करके वी हैव टू फोकस ऑन, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वी नीड टू डेमोक्रेटिकली रीइमेजिन साइंस। अभी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, तो ज़्यादातर ओपिनियन आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि 28 Feb है, तो एक तो रमन इफेक्ट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेशनल साइंस डे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका PDF और माइंड मैप्स डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव की लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फरवरी का सारा महीने का माइंड मैप्स आई विल अपलोड। माइंड मैप्स भी हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कैसे माइंड मैप्स होते हैं। तो ये आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएगा, गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, थोड़ा आप सुन लिया करो। फिर आप लोग क्या है कि मैसेज पूछते हो सर कहाँ मिलेगा PDF, अरे कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव पिन होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, मतलब नीचे जाओगे ना तो लिखा होता है डिटेल में, वहाँ पे आपका रहेगा, तो वहाँ से आपको PDF को लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और पूरे ये रॉ PDF मिलेगा, फिर जो माइंड मैप है थोड़ा लेट मिलता है क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, रात को या अगले दिन आपको माइंड मैप भी उसी में अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक देखते हैं है अच्छा, एक चीज़ और भी आई एम इन्फॉर्मिंग कि अभी हम लोग इसमें एडिटोरियल्स और एक्सप्लेनर सीरीज पूरा वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। प्रीलिम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स, जो छोटे छोटे माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, इसके लिए आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो जो कि 12:30 बजे आपको आएगा, ठीक है, 12:30 PM। तो हिंदू में जो भी आपके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपके होते हैं वन लाइनर टाइप, तो वो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। बट यहाँ पे क्योंकि उस पर थोड़ा सा समय लगता है, मॉर्निंग में एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये आप लोग फिर उसको भी देखना है, आपको 12:30 बजे के टाइम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 12:30 PM। नेशनल साइंस डे की बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है, और यहाँ पे जो रमन इफेक्ट है, जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी है, तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि रमन जो CV रमन है, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी इस चीज़ के लिए मिला है, तो बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए भी बड़ी बात है। तो नेशनल साइंस डे उन्हीं के सम्मान में आपका मनाया जाता है। तो व्हेन वाज द डे डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल साइंस डे? तो 1986 में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 28 Feb को ये हाईलाइट किया था कि
जो इसे नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाए। और पहला नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट किया गया था फरवरी 28 1987। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। अब रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे एक टर्म यूज है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। फेनोमेना इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे मान लो ये आपका ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से लाइट आ रही है, दिस इज द लाइट। अब ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, जैसे ये लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे यू विल हैव अ डिवीजन। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है वो इमर्ज होंगी। जैसे एक लाइट आपने डाली, उसमें आपका ब्लू लाइट का अलग रहेगा, ग्रीन लाइट होगी, रेड ऑरेंज लाइट आपकी होगी। तो जो रमन इफेक्ट है बेसिकली इसी से रिलेटेड। अब इसमें देखना, इन 1930 को जो नोबेल प्राइज है उन्हें दिया गया जब उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया, या फिर जिसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं उसको इन्होंने डिस्कवर किया। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी लाइट, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, ये मान लो पार्टिकल है, इस पर जब भी लाइट पड़ेगी, तो जब भी लाइट पड़ेगी तो एक टर्म होता है जिसे हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग में क्या होगा कि जैसे कोई भी बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल है और इसमें जब लाइट पड़ेगी तो दिस लाइट विल गेट वी कैन से ये आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे जैसे इसे एक लाइट है जिसमें देयर विल बी डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा इससे और दूसरी जो लाइट है उनसे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा। यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया, देखो क्या पॉइंट क्या है कि देखो लाइट ऐसे पड़ेगी, पार्टिकल्स पे लाइट पड़ेगी, एंड जो पार्टिकल्स पे लाइट पड़ेगी तो जो ये कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये एक रेडिएशन है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। ठीक है, जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसे रमन स्कैटर्ड लाइट भी कहते हैं। तो रमन इफेक्ट क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसमें बदलाव देखने को मिलता है जब लाइट बीम किसी भी मॉलिक्यूल की वजह से डिफ्लेक्ट होती है। ये क्या रमन इफेक्ट क्या हाईलाइट कर रहा है कि कोई भी लाइट अगर किसी मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो उसमें लाइट डिफ्लेक्ट होगी और उसमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सो जब भी कोई लाइट है इट ट्रांसफर्स अ डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पे यही पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे देयर इज नो मॉलिक्यूल्स और एक ऐसी जगह जहाँ पे देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स प्रेजेंट, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लाइट जब उन पार्टिकल्स पे पड़ेगी सो यू विल फाइंड कि जो भी आपकी दूसरी जो लाइट ये डिफ्लेक्ट होके आ रही हैं इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विल वेरी। ये जो फाइंडिंग इन्होंने की थी इसी को रमन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी स्कैटर्ड लाइट्स हैं, तो इनकी और इसकी जो है वेवलेंथ पे डिफरेंस होगा इसे। तो नेशनल साइंस डे 2023 की जो थीम है दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। थीम है नेशनल साइंस डे की दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और जो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग थीम है ये आपकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग का मतलब है कि किस तरीके से साइंस का इस्तेमाल पूरे विश्व के भले के लिए किया जा सकता है आज के समय में जिस तरह की प्रॉब्लम फेस की जा रही है। तो ये थीम आपकी रखी गई है। अब इसमें अप्रोच आपका क्या है, 4-फोल्ड अप्रोच, इस पर बिल्कुल प्रश्न आपका बन जा सकता है। जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना कि एक थीम पे वो काम कर सकते हैं। साइंटिफिक इंटीग्रेशन, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटीग्रेशन करना। फिर उसके बाद डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन करना, एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर आना, मतलब सभी तक बेनिफिट रीच कर सके, इंडस्ट्री स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट करना। ये 4-फोल्ड अप्रोच इस बार का नेशनल साइंस डे के अंदर आपका रखा गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस डे टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है ये नोडल एजेंसी है जो कि नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेशन में आपका पूरा इन्वॉल्व है। तो 28 फेब इज अ नेशनल साइंस डे और उसमें ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। देयर विल बी अ क्वेश्चन। अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव है उसमें मिलेगा, उसमें पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। दूसरा, इसका माइंड मैप भी उसी गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। तो नीचे लिंक उस पर क्लिक करना, आपको आंसर जो पोस्ट करना है वो सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना है। ठीक है, जैसे देखो ये माइंड मैप्स है, ये माइंड मैप्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। दिस इज द माइंड मैप्स दैट आई प्रोवाइड। ठीक है, तो ये आपको यही माइंड मैप को फॉलो करना है। ये माइंड मैप्स आपको दिए जाते हैं, ये फ्री रहते हैं, सारा कंटेंट माइंड मैप के फॉर्म में होता है, तो आपको भी उसी गूगल ड्राइव के लिंक से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज। अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो एडिटोरियल्स और एक्सप्लेनर सीरीज के सारे टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग, जो प्रीलिम्स रिलेटेड कई
छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उसके लिए आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो, हिंदू से ही रिलेटेड होगा। एक तो देखो आपका 7 बजे मॉर्निंग में प्रीलिम्स बूस्टर आता है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ऐसे जितने भी न्यूज़पेपर कहीं से भी कुछ आएगा तो वो सारा कवर्ड होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स होंगे, ये प्रीलिम्स वाले टॉपिक जो हिंदू के अंदर आते हैं, छोटे छोटे कहीं भी होंगे, तो उसका एक छोटा सा एक स्लाइड के अंदर आई विल कवर एवरीथिंग, बिकॉज अब उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे मान लो ये पूरे एडिटोरियल्स एंड ऑल, इसको प्रिपेयर करना, फिर सेशन को रिकॉर्ड करना, फिर लाइव करना, फिर टेक्स अ टाइम। तो इसके बाद 12:30 बजे आपको प्रीलिम्स वाला टॉपिक भी सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर से गो थ्रू जरूर से आपको होना है। अगर आप इन चीज़ों को कर लोगे, अभी योजना के भी छोटे आर्टिकल्स आएंगे, इस टाइप से सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोग इसको कर लोगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हमने, या आईआर का टॉपिक बन जाता है। तो व्हाट इज न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, तो जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। अब देखो इसमें सिंपल सी बात आप समझो कि जो विश्व है, जैसे कोल्ड वॉर, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूएसए यूएसएसआर दो मेजर पावर्स इमर्ज हुए, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएस पावरफुल बन गया, बट फिर भी रशिया और यूएस के बीच में टेंशन हमेशा से चलता रहा, तो दोनों अपने आर्म्स एमुनिशन को बढ़ाते गए। अब एक दूसरे के प्रति जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इस वजह से अगर आर्म्स एमुनिशन ये लोग इतना बढ़ाते जाएंगे तो विश्व के लिए भी सही नहीं है। तो दोनों कुछ बातों पर एग्री इन्होंने किया था। जैसे 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस पर भी इन्होंने कुछ बातों पर एग्री किया था, अपने आर्म एमुनिशन को हम इतना इंक्रीज नहीं करेंगे। तो पहले आपका स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 को साइन की गई थी, 2001 में एक्सपायर की गई थी, फिर आपका 2009 को एक्सपायर की गई थी, 2002 में एक और ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे शॉर्ट बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी भी कहते हैं। अब जो नई स्टार्ट ट्रीटी है, इट विल रिप्लेस 2002 पैक्ट। नई जो स्टार्ट ट्रीटी है 2002 पैक्ट को आपका रिप्लेस करेगी। यहाँ पे क्योंकि 90% वर्ल्ड का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इन्हीं दो पावर्स के पास है, तो नई स्टार्ट ट्रीटी साइन की गई 2010 के अंदर। यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा और रशियन प्रेसिडेंट जो आपके मेदवेदेव है, ये फोटो आप देख सकते हो, एंड ये 5 साल तक एक्सटेंड की गई थी इन 2021। और इस ट्रीटी के अंदर अमेरिका और रशिया जो है लगभग लाइक 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड एंड नॉट मोर देन 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड बॉम्बर्स, मतलब इनके जो भी मिसाइल्स हैं, बॉम्बर्स हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब इतना इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। और इवन जो लॉन्चर और डिलीवरी व्हीकल्स है उसके नंबर्स भी लिमिट किए, मतलब जो भी आर्म्स एमुनिशन है उसको लिमिट करने का प्रयास न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर हाईलाइट किया गया। स्टार्ट ट्रीटी में भी सेम सी चीज़ें आपकी थी। अब यहाँ पे एडिशनली दोनों जो देश हैं वो 18 शॉर्ट नोटिस ऑन साइट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब ये देखने के लिए कि हम तुरंत, जैसे इनको लग रहा है कि अरे यार ये तो ट्रीटी साइन कर लिया, बट ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना आर्सेनल बढ़ाते जा रहे हैं। एक रशिया बोले कि यूएस कर रहा है, यूएस बोले रशिया कर, तो इनके पास ये भी ऑप्शन है कि शॉर्ट नोटिस में जाके उस जहां भी उनको शक है उस जगह को विजिट कर सकते हैं। एंड रशिया और यूएसए अपना डेटा भी एक्सचेंज करेंगे साल में 2 बार। ये सब बातें आपकी हाईलाइट की गई हैं। दूसरा ये भी है कि दोनों पार्टीज नोटिफिकेशन सेंड करेंगे विद इन 5 डेज। अगर जो भी मतलब लाइक मूविंग मिसाइल टू अ न्यू बेस, अगर सपोज कोई मिसाइल है उसको दूसरी जगह लेकर जा रहा है, तुरंत उनको नोटिफाई किया जाएगा, देखो हमने ये मिसाइल यहाँ लेकर जा रहे हैं, ये कारण है। इस प्रकार का प्रयास आपका किया गया। तो रशिया क्या है, रशिया का देखो, रशिया ने ये कहा है कि लाइक रशिया इज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म ट्रीटी। ये रशिया ने, जो मिस्टर पुतिन है उन्होंने ये अनाउंस किया है, बिकॉज यहाँ पे कहा गया कि जो रशिया है, रशिया ये कहा जा रहा है कि यूएस प्रयास कर रहा है उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जिसके माध्यम से, जैसे स्टार्ट ट्रीटी के तहत कहाँ आर्म्स एमुनिशन है, रशिया को डिफीट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। एंड जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस तक रीच करने का यूएस जो है वो प्रयास कर रहा है रशिया के, तो इस वजह से अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं। ऑल्दो अभी ऑफिशियली ये सस्पेंड नहीं, मतलब पूरे तरीके से ट्रीटी को ख़त्म नहीं किया गया है, अभी वो कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो ट्रीटी खत्म होते ही आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, अगर ट्रीटी पूरे तरीके से खत्म तो पूरा आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड के पीस के लिए सही नहीं है। बट क्योंकि यूक्रेन में दोनों पावर्स इन्वॉल्व है, रशिया भी है और यूएसए में भी है, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग वो उनके बीच में आर्म्स रेस शुरू कर देगी। यूएसए का काफ़ी जो है आर्म्स एमुनिशन प्रोवाइड यूक्रेन को कर रहा है, ऐसी स्थिति में अब किस तरीके से चीज़ें बैलेंस करते हैं वो चैलेंज बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीएस पेपर 3 का साइंस टेक का टॉपिक है ऑर्गन ऑन चिप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ऑर्गन ऑन चिप्स, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्गन ऑन चिप्स का मतलब क्या है, देखो ये चिप्स आप देख रहे हो। अब जनरली क्या होता है, जनरली देखो क्या है कि जैसे मान लो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, लंग्स है, किसी भी बॉडी ऑर्गन का एग्जाम्पल ले लो। अब इनका कितना कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होता है, मतलब ब्रेन की बात करो, लंग्स, हार्ट, किसी की भी बात करो।
अब इनका पूरा का पूरा किस तरीके से फंक्शन करता है, सारी चीजें, पूरी जानकारी इस चिप्स के अंदर डाल दो। अब इस चिप्स को आपने कहीं लगाया और पूरा सामने आ जाएगा, अच्छा लंग्स ऐसे काम करता है, ब्रेन ऐसे, ये सारी सारी कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड करना, एक्सपेरिमेंट करना, सारी चीजें। अब इसमें बहुत सारी चीजें, अब इसमें ये नहीं कि खाली आपने फोटोज डाल दी, इसमें क्या है कि एक माइक्रोफ्लूइड सेल कल्चर, इट मीन्स क्या कि जैसे सेल कल्चर क्या है कि जैसे मान लो ये एक फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड है, लिक्विड टाइप आप मान लो, इसमें वो सारी चीजें रहेंगी, वो मॉलिक्यूल्स भी उसी तरीके से प्रेजेंट होंगे, हर चीज प्रेजेंट होगी कि किस प्रकार से वो ऑर्गन के अंदर या ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये एक एरिया से बिलोंग करता है जिसे कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो क्या है, वो कंप्यूटर है आपका, उस कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड आईसीज होते हैं, तो सारी उसमें होता है जानकारी, सारी कंप्यूटर आईसीज के माध्यम से ही काम करता है। इसी प्रकार से बॉडी ऑर्गन का हर एक मेटाबॉलिज्म, हर एक चीज एक माइक्रो 3D माइक्रोफ्लूइड सेल कल्चर के माध्यम से आपका स्टोर रहता है, जिसका फिर कई एक्सपेरिमेंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। यहाँ पे इवन एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है इन चिप्स का इस्तेमाल करके, इसलिए इन्हें लैब्स ऑन चिप्स शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लैब्स ऑन चिप्स और सेल बायोलॉजी दोनों का मिश्रण है, लैब ऑन चिप्स और आपका सेल मतलब सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यहाँ पे सेल मतलब जिससे ह्यूमन सिस्टम आपका बना है, कोई लिविंग सिस्टम बना होता है, और बायोलॉजी मतलब जो साइंस ऑफ लाइफ है उसका मिक्सचर है। अब इसमें क्या है कि बायोमेडिकल माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम, जिसे बायोमेम्स भी हम कहते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, लैब ऑन चिप्स एंड माइक्रो टोटल एनालाइजिंग सिस्टम। यहाँ पे कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम है, मैकेनिकल एस्पेक्ट है, बायो एस्पेक्ट है, मतलब ये डिफरेंट लेवल पे जो साइंस है उसका एक कोलैबोरेशन है, जिसके माध्यम से आप इन साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल बायोलॉजिकल सिस्टम में करते हो। अब इस चिप्स को आपने क्रिएट किया, अब इस चिप्स को इस्तेमाल करके आप एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे परफॉर्म कर सकते हो। तो लैब ऑन चिप्स डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे आप ये सिस्टम देख लो, ये लैब ऑन चिप्स का एग्जांपल है, या ऑर्गन ऑन चिप्स का, सारा सेल्स और सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर मान लो अब कोई भी ऑर्गन है उस पर हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो बस इस चिप्स का इस्तेमाल करके हम कर लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप मान लो बायोलॉजिकल सिस्टम में ही नहीं, क्योंकि ऑर्गन ऑन चिप्स क्या है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो ये एक टॉपिक है ब्रेन ऑन चिप्स, तो एक माइक्रोफ्लूइड होगा, सारा जितना भी आपका जो सेल्स हैं और सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन है वो उस फ्लूइड के अंदर होगा, और आप उस चिप्स का इस्तेमाल करके जो भी एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हो वो सब कर सकते हो, कि बीमारी क्या हो सकती है, कौन सा सेल कैसे फंक्शन कर सकता है, ये सारी चीज़ें आप ब्रेन ऑन चिप्स के अंदर कर सकते हो। अब किसी का दिमाग खोल के तो नहीं करोगे ना, तो इस टाइप से ये इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट जो है लैब के माध्यम से, लैब में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन चिप्स के माध्यम से हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लैब ऑन चिप्स भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो प्रीलिम्स रिलेटेड हिंदू के जो टॉपिक्स कुछ होंगे वो मैं आपका 12:30 बजे अलग से करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम ये जो सेशन के अंदर एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसका पीडीएफ और माइंड मैप्स आपको साथ में ही मिल जाएगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। ठीक है, यहाँ पे मेरे द्वारा एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका चल ही रहा है। प्रीलिम्स 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर्स है। ये 30% ऑफ 6 मंथ का एक्सटेंशन है। तो कोड जो इस्तेमाल करना है दैट इज SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। SPLIV लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे अनअकैडमी में जाओ, अनअकैडमी में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना। टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा सारे डिफरेंट कोर्सेस आपका कराया जाता है। तो SPLIV कोड इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ये देखो 30% का ऑफ है। तो यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है, ऑप्शनल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे देखो आपका मल्टीपल ऑप्शंस, टेस्ट सीरीज, CSAT सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफर 28 तारीख को खत्म हो रहा है। तो ये जो अमाउंट देख रहे हो इसमें आपको सोचो आप ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है, GS भी इंक्लूडेड है, हर चीज़, और क्लासेस लाइव होंगी। तो कोड अगर आप यूज़ करोगे SPLIV तो एक तो अमाउंट रिड्यूस होगा, साथ में आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। UIS चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं 12:30 बजे के सेशन में। थैंक यू।